सेकंड में मुझे दोबारा गोल्ड मेडल मिला मेरे रिजल्ट की बेस पे, बिकॉज मेरा 90% रिजल्ट था। मैंने इतनी ज़्यादा ऑडियंस को देख के बस मैं स्टक हो गई और चुप होकर खड़ी हो गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं तो इनको हमारे जो बाकी माशरे के लोग हैं वो इनको पागल समझते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब आप मुझे पागल समझ। जैसे वॉलीबॉल में हम गए थे, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी 22 सितंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल की। बास्केटबॉल खेला था, क्रिकेट भी खेला है मैंने, टेबल टेनिस खेला है मैट्रिक में आके। इन सब में मैं सेकंड थर्ड आती नहीं हूँ। एक दो गेम्स में हम रनर अप थे। मेरा जो कॉलेज था उससे मेरे मैट्रिक की रिजल्ट को देख के उसने मुझे 1 लाख की स्कॉलरशिप ऑफर की। हमारे पास डिफरेंट टेस्ट वगैरह है, वर्बल नॉन वर्बल भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको एनालिसिस करके हम लोग जान सकते हैं कि अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या कहना चाहता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अब चिड़िया आएगी, वो कोई चीज़ देखेगी, वो खाएगी, वो घूमेगी, वो चींचे करेगी, तो वो ये है कि उस चीज़ को देख के वो बहुत आराम आराम से ये प्रोसेस होगा। तो इस टाइम पे नेचर को देखते हुए हमारा डोपामिन कम रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम तंग हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, हमें समझे। आपको कोई और ना समझे, आप खुद को खुद समझो कि आप क्या हो। 1970 तक सिर्फ 2% लोग थे पूरी दुनिया में जिनको अपने बारे में पता था कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। एनजीओ का जो नाम है, अगर आप किसी गाँव में किसी के वालिदैन को ये बताएं कि आपका बेटा एनजीओ में काम करते हैं, तो वो अपने बेटे को भी साइड पे कर देते कि आप क्या किस लॉबी पे काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हो। एनजीओ को एक गुनाह और एक गाली समझी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ हज़ारा यूनिवर्सिटी में। चूँकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है पाकिस्तान की, तो आदमियों को, मुख्तलिफ लड़कों को, बॉयज़ को मुख्तलिफ जगहों पे अप्रिसिएशन मिलती रहती है, लेकिन फिर फ़ीमेल की अगर बात की जाए तो फ़ीमेल को उस तरह अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हाँ, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सोसाइटी की प्रेशर्स भी हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल गर्ल्स स्पेशली वो सामने कैमरे के ऑन कैमरा नहीं आती। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमना नसीर। इनसे इनकी डिपार्टमेंट के हवाले से भी पूछेंगे, इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से भी पूछेंगे, और इनकी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हॉबीज़ हैं, बाकी कुछ सवालात हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया स्मार्ट विजन पाकिस्तान को टाइम देने के लिए। जी, जज़ाकल्लाह। हमना, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बेसिकली मैं मानसरे से हूँ, और ये कि अक्सर वेकेशन से मैं इस्लामाबाद वगैरह चली जाती होती हूँ। अच्छा, तो इस हज़ारा यूनिवर्सिटी में आप कौन से डिपार्टमेंट पढ़ती हैं, और अगर सेमेस्टर बताना चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, BS फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। जी। तो इसके अलावा ये बताइएगा कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आपने बाय चांस सेलेक्ट किया था या किसी ने बताया था कि यार बस ये आपके मार्क्स कम थे? क्योंकि ये भी एक स्टूडेंट्स के साथ एक मसला होता है कि मार्क्स कम होते हैं तो बस फिर जिस डिपार्टमेंट में भी एडमिशन मिलता है तो वो फिर चले जाते हैं। तो ये बाय चांस था या बाय चॉइस था? ये बाय चॉइस था, बिकॉज अगर मार्क्स को देखा जाए तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह A+ ग्रेड है और 90% मेरी बोर्ड में है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, तो इस वजह से मुझे शौक काफ़ी ज़्यादा था साइकोलॉजी सब्जेक्ट का। तो ये MBBS के लिए टेस्ट थी MD कैट का, तो वो रह गया। तो उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर भी बनना है तो इधर ही आ जाती हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी में तो भी मेरे ख्याल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मतलब एक डॉक्टर अगर ना भी हो लेकिन डॉक्टर की तरह वो जो फीलिंग होती है वो इंसान को फील हो जाती है। नहीं, मुझे शौक भी था। अगर मुझे पता था अगर मेरा MD कैट ना हो तो मैंने साइकोलॉजी ही लेनी है। नो डाउट बाबा लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट छोड़ दिए कि बाबा ने कहा DPT कर लो, माइक्रोबायोलॉजी कर दो, बट मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी ही का था। अच्छा, सोशल एफिलिएशंस की हम बात कर ले, क्योंकि आपको मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखता रहता हूँ, तो गिने चुने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप एफिलिएटेड हैं वो बताइएगा। अच्छा, स्कूल लाइफ से अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी बट सोसाइटीज़ थी। जैसे फर्स्ट एड सोसाइटी आ गई, इस्लामिक सोसाइटी आ गई, तो इस तरह की काफ़ी सारी थी, उनमें से 4-5 के अंदर में थी। फिर इसके बाद जो है मैट्रिक और FSC में वही बात है, एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई, तो मैंने सोसाइटीज़ वगैरह छोड़ दी थी। फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी में आके मौका मिला डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का। तो अभी मैं एक स्टूडेंट होप फाउंडेशन में हूँ, इज़ अ कैबिनेट, उनके कैबिनेट मेंबर्स में से हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ उनमें। बाकी यूथ यंग लीडर पार्लियामेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हूँ, और एक CCPC है हमारी यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर भी हूँ, करियर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेंटर। जी। अच्छा, अब बीइंग अ फीमेल सोशल वर्कर या सोशल इन्फ्लुएंसर, क्या हर्डल्स हैं हमारी सोसाइटी में? स्पेसिफिकली एक तो मानसरा है, थोड़ा सा अगर मेरे नाजरीन बुरा ना माने तो बैकवर्ड एरिया है, और जिनके सिटीज़ में इस्लामाबाद कंपैरेटिवली पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ये इश्यूज़ कम होते हैं। तो आप मानसरा में रह के सोशल वर्क को किस तरह देख रही हो? और दूसरी बात यह कि आपके कोई हर्डल्स वगैरह, कोई मसले मसाइल? अच्छा, नहीं, यहाँ पे एक मैंने चीज़ देखी थी कि फ़ीमेल्स बहुत कम है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या सोशल वर्क के साथ, बहुत ज़्यादा कम एफिलिएटेड हैं।
बाकी इसके अलावा हर्डल्स देखा जाए, फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ी। बट ये है कि कुछ लोग बातें बनाना करना वो सब की तरफ चलता रहता है, आप जिस जगह पे भी चले जाओ। और बाकी फैमिली सपोर्ट की वजह से मुझे इतनी खास कोई भी हर्डल फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, जैसे आपने एक बात अभी बताई कि फ़ीमेल की जो रेशो है सोशल वर्क में वो बहुत ज़्यादा कम है मंसेरा की इलाके के मुताबिक, तो फिर क्या मसले मसाइल हैं, क्यों वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती? हालांकि अगर हम अपने तारीख़ को देख ले, अपने इस्लामी तारीख़ को देख ले, तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अभी सोशल वर्क करती रहती थी, इवन मुख्तलिफ जंगों में वो फर्स्ट एड का काम करती थी। बिल्कुल। तो ये क्यों फिर नहीं आना चाहती? हम लोगों का माइंड सेट ना ऐसा बना दिया गया कि जैसे अब हम अपनी सोसाइटी में देखें ना, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग वगैरह हैं, तो एक लड़की कोई काम करती है तो उसके पीछे एक ताना लग जाता है, ओ ये तो लड़की है, इसने ये काम क्यों करती है, तो उसको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर दिया जाता है, तो लड़की ये बात सुनते ही पीछे हो जाती है। फिर कुछ फैमिलीज़ को मसला होता है कि अगर किसी की बात बन जाए, ख़ानदान की इज़्ज़त पे सवाल आ गया है, तो ये सब कुछ भी चलता रहता है। बट ये कि सबसे पहले अगर फैमिली सपोर्ट आपके साथ हो तो आप बाकी लोगों से या बाकी जितनी भी हर्डल्स हैं उनको फेस कर सकते हो ईजिली। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया कि मैं पहले मुख्तलिफ सोशल वर्क में इतना एंगेज नहीं थी, जस्ट आपकी कॉलेज की या स्कूल की जो सोसाइटीज़ थी, तो मुझे ये बताइएगा कि जो स्कूल लेवल से आप सोसाइटीज़ में, सोशल वर्क में, स्पीच कंपटीशन में, मुख्तलिफ इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, तो उस टेनओवर का हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हैं? क्योंकि आपका अभी यूनिवर्सिटी में अभी बिगनिंग है, और माशाल्लाह जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि, बल्कि मैं वैसे गेस कर रहा था कि आपका कम से कम छठा सातवां सेमेस्टर होगा, क्योंकि हम 4 साल हमने इधर गुजारे हैं, तो मैंने अभी इस तरह अगर कोई एक्टिव लड़की देखी है तो वो लाजमी बात है वो 7वें और 8वें और छठे और 5वें सेमेस्टर की होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मैंने कोई एक्टिव लड़की नहीं देखी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करे। तो वो जो सोशल वर्क जो आपने पहले किया या सोसाइटीज़ में काम किया, तो उनका स्टूडेंट्स के पर क्या इम्पैक्ट है? इतना खास, मतलब अगर फीमेल्स की तरफ देखा जाए ना, तो फीमेल्स जो है देखती हैं, खुश होती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, समहाउ कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती, बट कुछ खुद ब खुद पीछे हो जाती हैं, कहती हैं हमें परमिशन नहीं है। अक्सर ये होता है कि सोशल वर्क की वजह से आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है, बेशक करीब करीब के एरियाज तो फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं होती। अब मैंने यहाँ पे आके जो सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की, वो भी मैं मतलब मुझे इतना नहीं आइडिया था इसमें के बारे में। मेरी मम्मा ने मुझे सबके बारे में बताया मेरी मम्मा ने सबके बारे में मुझे बताया कि आप जाओगे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होंगी डिफरेंट, आपको और को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आप उनको ज्वाइन करना। जी बिल्कुल, मेरी मम्मा खुद मतलब काफ़ी इस तरह सोशल वर्क अगर उनको कभी मौका मिले तो वो करती हैं। नो डाउट वो लेक्चरर है, बट उनको अगर मौका मिले तो कहीं ना कहीं हेल्प वगैरह कर देती होती है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन नहीं है, बट अपनी तरफ से वो करती हैं। तो उनको था कि अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे परमिशन है। आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ हर्डल्स और ये सारी चीज़ें फिर फेस करना मुश्किल सामने आना वो फिर इतना नहीं होता, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। क्योंकि ये भी नज़रें हमारे साथ ये हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो नाख्वानदा होते हैं, उनको नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ NGO का जो नाम है, अगर आप किसी गाँव में किसी के वालिदैन को ये बताएं कि आपका बेटा, बेटी नहीं, बेटा NGO में काम करते, तो वो अपने बेटे को भी साइड पे कर देते कि आप क्या किस लॉबी पे काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। NGO को एक गुनाह और एक गाली समझी जाती है, अभी भी रूरल जो एरियाज़ हैं उसमें अभी भी इसी तरह हैं। तो फिर लड़की के लिए तो मेरे ख्याल में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हेड्स ऑफ, ये आप लोग आपके पेरेंट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं कि जिनके भी पेरेंट्स इस तरह हैं, जो अपने बेटों को, बेटियों को स्पेशली मुख्तलिफ चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, तो स्पोर्ट्स में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, या स्पोर्ट्स से पहले हम एजुकेशन की अगर हम बात कर लें? अच्छा, एजुकेशन पे देखा जाए तो नो डाउट मैं हमेशा से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही थी। सबसे पहले अगर मतलब 8th तक देखा जाए, बिकॉज 8th तक तो हमारे पास बोर्ड सिस्टम नहीं होता, तो उसमें मैं A+ 80% से अबव ही रहती थी। फिर मैट्रिक में अगर देखा जाए तो मैट्रिक में मेरे जो है A+ ग्रेड आया, 80% मेरा रिजल्ट भी था। तो मेरा जो कॉलेज था उसने मेरे मैट्रिक के रिजल्ट को देख के उसने मुझे 1 लाख की स्कॉलरशिप ऑफर की थी खुद। तो मैंने तो एडमिशन लिया एंड सब कुछ, एंड जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा मेरे कॉलेज वालों ने, तो उनने मुझे गोल्ड मेडल दिया एंड मेरी फ़ीस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब मेरी कॉलेज की अगर फ़ीस देखा जाए तो 8,000 पर मंथ थी, तो मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं दे रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसी स्कॉलरशिप की वजह से भी आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही था। फिर उसके बाद सेकंड ईयर का जब मेरा रिजल्ट आया, तो सेकंड ईयर में मुझे दोबारा गोल्ड मेडल मिला मेरे रिजल्ट की बेस पे, बिकॉज मेरा 90% रिजल्ट था सेकंड ईयर में भी। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं? स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स आपको पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड को करिकुलर हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो।
मैं मानसिया पब्लिक में पढ़ती रही हूँ, वहाँ पे हमारी एक टीचर थी मैम मरियम, स्पोर्ट्स की हमारी टीचर थी। एंड हमारे साथ ये था, हमारा एक ब्रेक होती थी और एक फ्री पीरियड लाजमी होता जिसमें हम लोगों को कुछ भी सिखाया जाता था। अच्छा। चाहे कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, जो भी हो। तो उसमें हम लोग ये करते थे कि हमारे पास प्रॉपर गर्ल्स का अलग ग्राउंड था, बॉयज़ का अलग ग्राउंड था। तो हमें वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिसेस करवाते रहते। फिर हमारे पास जब ऑफ़र आई कि 22 सेप्टेम्बर की तरफ से जो है स्पोर्ट्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो मैम ने कहा कि आप लोगों के बेस्ट प्लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगी। फिर उसमें मेरा काफ़ी गेम्स में नाम आया, मैं काफ़ी गेम्स में गई भी हूँ। जैसे वॉलीबॉल में हम गए थे, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी 22 सेप्टेम्बर डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर इसके बाद हम लोगों ने खेला था, बास्केटबॉल खेला था, क्रिकेट भी खेला है, मैंने टेबल टेनिस खेला है मैट्रिक में आके। अच्छा। मैट्रिक से पहले नहीं खेला था, मतलब प्रैक्टिस थी, जो स्कूल लेवल का अपना टीम्स का कंपटीशन होता है उसमें मैंने खेला है, बट ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने मैट्रिक में खेला है। बाकी 8th तक ये स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ। हैंडबॉल भी एक गेम थी हम सब की, और आई थिंक सो इन सब में मैं सेकंड थर्ड आती नहीं हूँ। 1-2 गेम्स में हम रनर अप थे, बट बाकी सब में हम फर्स्ट सेकंड अभी थर्ड क्या लास्ट। पोजीशन है? अभी भी स्पोर्ट्स के साथ इंगेज है मुख्तलिफ, या और फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी? स्पोर्ट्स में जाएंगी कि नहीं? नहीं, अभी अगर देखा जाए स्पोर्ट्स ग्रुप हमारी यूनिवर्सिटी के जो है उसके अंदर मैं ऐड लाजमी हूँ। अभी उनकी इस तरह की कोई सीट्स वगैरह नहीं आई या प्रैक्टिसेस के या कॉम्पिटिशन इस तरह की नहीं। अलबत्ता मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी कुछ 1 महीने में गर्ल्स का भी स्पोर्ट्स होगा, बॉयज़ का भी चल रहा है। तो मैंने कहा था अगर यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ तो शायद मैं पार्टिसिपेट कर लूँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला मैं सोच रही नहीं कर सकूँगी, बिकॉज उसके लिए जाना पड़ेगा और मैं अकेले नहीं जा सकूँगी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजी आप पढ़ रही है, तो मैं अगर बात कर लूँ हज़ारा यूनिवर्सिटी में तो 37 डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल साइंसेज हैं, बाकी अप्लाइड साइंसेज हैं। तो फिर वाई साइकोलॉजी, क्यों साइकोलॉजी आपने सेलेक्ट किया? साइकोलॉजी को देखा जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ना। सबसे पहले मैं चाहती थी कि मैं ख़ुद को जान सकूं कि क्या साइकोलॉजी का सब मतलब ही है कि आप समझें दूसरों को भी और ख़ुद को भी। तो सबसे पहले मैं ख़ुद को समझना चाहती थी। फिर इसके बाद मेरे पेरेंट्स का था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो ये था कि अगर मैं साइकोलॉजी लूँगी तो मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगी, और इसके अलावा अगर मैं ख़ुद को जान लूँगी तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी जानने की कोशिश करूँ। बिकॉज अगर देखा जाए ना, हर बंदा, मतलब ये नहीं कह सकती कि 10 में से 9% या एक बंदा नहीं है, हर बंदा इस टाइम पे किसी ना किसी मसले का शिकार लाजमी है। हर बंदा, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ कॉमन पर्सन। हर बंदे से आप कोई ना कोई बात करें, वो चाहेगा कि उसके पास कोई हो जिससे वो बात करे, उसको अपनी बात समझा सके। तो इस वजह से भी मैंने साइकोलॉजी को अडॉप्ट किया है, मतलब लिया है। अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट के हवाले से या साइकोलॉजी फील्ड के हवाले से ये शायद मिथ है या जो भी है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप दूसरे के माइंड को रीड कर सकती हैं, या उनको आपको पता होता है कि अभी ये क्या करने वाला है, तो इसमें क्या कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कुछ समहाउ सच्चाई है भी, आप जो कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग जैसे बैठे हुए होते हैं, हम अगले बंदे के बॉडी लैंग्वेज से, या फिर हमने कुछ टेस्ट अप्लाई किए हुए होते हैं, काफ़ी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट वगैरह है, वर्बल नॉन वर्बल भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको एनालिसिस करके हम लोग जान सकते हैं कि अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या कहना चाहता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी तो नहीं बता सकते। अभी मैंने सीखा थोड़ी, आई एम इन BS फर्स्ट सेमेस्टर, बट स्टिल मैंने काफ़ी टेस्ट से सीख लिए कि कैसे कैसे करने, अप्लाई वगैरह प्रैक्टिस कर दी हूँ मैं। अच्छा, अगले 5 सालों में या 5 साल बाद आप हमना नसीर को, अपने आप को किधर देख रही हैं कि आप क्या करेगी उस टाइम? 5 साल बाद आप क्या होंगी? 5 साल बाद अगर देखा जाए तो मेरा जो मोटिव है वो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। बिकॉज मैंने पढ़ा था 1970 तक 0.1 या ओनली 2%, पता नहीं 0.1 नहीं, 1950 तक 0.1% थे, और 1970 तक सिर्फ 2% लोग थे पूरी दुनिया में जिनको अपने बारे में पता था कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे अगर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिस चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे पेंटिंग और स्केचिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसको अपनी एबिलिटी को इन्हांस करूँ, स्पोर्ट्स वाली एबिलिटीज़ को इन्हांस करूँ, एजुकेशन में भी फर्स्ट पे रहूँ, और मतलब ये कि मेरे अंदर जितनी कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हैं उन सबको इन्हांस करना चाहती हूँ, मैक्सिमाइज़ करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस थी या क्या फीलिंग्स थी जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम कोई अचीवमेंट्स आपने की हासिल की, या किसी स्पोर्ट्स में हम गई, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, किसी ने रिकग्नाइज किया हो? अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम देखा जाए, आई वाज इन प्रेप। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे जो याद है कि मैंने पार्टिसिपेट किया था, एक बहुत बड़ा हॉल था प्रेप क्लास में, और नहीं वेट, जिससे हम पार्टिसिपेट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करते हैं, हमारा बज़्म अदब था, एंड मैंने पोएम कंपटीशन में हिस्सा लिया था। अब मैं गई, स्टेज पे खड़ी हुई,
मतलब ऐसे याद है जैसे वो ख्वाब से नहीं होता। मैं जाके खड़ी हुई एंड मेरी ताई थी वहीं पे पढ़ाती थी, तो वो जज थी उस टाइम पे। मैंने इतनी ज़्यादा ऑडियंस को देख के बस मैं स्टक हो गई और चुप होकर खड़ी हो गई। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरी ताई आई मेरे पास, उन्होंने कहा हम ना कोई भी पोएम पढ़ लो। इनफैक्ट कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ लो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़नी। और मैंने सबको देख के बस उसी खड़ी, फिर सबने कहा उतर जाओ, मैं उतर भी नहीं रही थी। अच्छा। हाँ, फिर ये आगे वाली बात मेरी ताई ने मुझे बताई थी। एंड बस मुझे ये याद है कि इतनी बड़ी ऑडियंस को देख के मैं स्टक हो गई थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ था। पर लेटर ऑन मेरी मम्मा की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से अब मुझे है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप है, मैं कर सकती हूँ कुछ भी। माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल है साइकोलॉजी से रिलेटेड के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनको हमारे जो बाकी माशरे के लोग हैं वो इनको पागल समझते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब आप मुझे पागल समझ? अब नहीं, मैं तो अवाम का जो सवाल है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पागल नहीं, मतलब आप लोग ठीक है समझते हैं। हमारा ये होता है कि पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें, जैसे हम 5-6 साल पढ़ रहे थे तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है आप सबसे। आप लोग जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं ना, हम उसके बिल्कुल 360 एंगल के बैक से देख रहे होते हैं। जैसे अगर आप इधर से देख रहे हैं ना कि ये चीज़ ऐसे, तो हम उसको ओवरऑल सारा चेक करेंगे, वो किस तरह है, क्या कर रहे हैं, कैसे है, नहीं है। तो इस वजह से आप सबको लगता है कि जी हम ज़रा सा पागल हो गए। अच्छा, आप लोगों की जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो फिर डिफरेंट हो जाती है। हाँ, ये भी है कि हमारे लोगों में ये एक मसला है कि अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं करते तो मैं फिर एग्रेशन में चला जाता हूँ और मैं आपको पागल समझूंगा, और अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं करती तो आप मुझे पागल समझेंगे, यार ये क्या पागल है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जो फीमेल है, गर्ल्स है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के हैं या कॉलेजेस के हैं या स्टूडेंट्स हैं फीमेल, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने बारे में सबसे अच्छा पता होता है। बिकॉज एज ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग जितना भी, अभी मैंने कुछ सर्विस वगैरह भी की अपने टीचर्स के साथ ना, तो मैं ये देखूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, हमें समझे। आपको कोई और ना समझे, आप खुद को खुद समझो कि आप क्या हो। अब आप आओगे, आप मेरे पास अपनी आके बातें शेयर करोगे, बट समहाउ अपनी बातें छुपाओगे भी। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी सब बात मुझसे नहीं कर सकोगे। तो इसके लिए ये कि आप खुद को जानो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले खुद कोप अप करने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो सकता देन आप हमारी तरफ आओ, हमसे हेल्प लो। लेकिन स्टिल आप अपने आप को खुद समझने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को खुद जानने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत, चूँकि हमारी जो न्यू जनरेशन है इनको नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह कि अपने लिए टाइम, ये बहुत ज़्यादा एक आजकल, क्योंकि एक तो स्मार्टफोन की वजह से भी हम लोग बिल्कुल मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। मोबाइल आपके पास नहीं होता। इवन ये जो लास्ट तकरीबन 2 हफ्ते पहले इंटरनेट का लॉकडाउन था, तो उसमें लोग, मैं तो देख रहा था कि लोग बिल्कुल साइकोलॉजिकली वो मेंटल थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो अगर ये 1 महीने तक अगर ये लॉकडाउन चला गया तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, सिर्फ उस एडिक्शन की वजह से। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अच्छा, 2 चीज़ें और मैं आपको इस बात पे बताना चाहूँ कि एक ही कि अगर आपको कभी भी, स्पेशली फीमेल्स को, अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कहीं जाना पड़े, स्पेशली स्कूल के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल वाले टाइम टू टाइम लेके जाते भी और आते भी हैं। अब मेरा साइंस स्टडीज़ कॉन्टेस्ट था, उसमें भी फर्स्ट आई थी। हमारा ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, सारे स्कूल आए हुए थे। इसके अलावा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, मतलब आपके स्कूल जितने भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप किसी न किसी में पार्टिसिपेट लाजमी करो अपने आप को जानने के लिए। और दूसरा, जब भी आपने फ़ोन वाली बात की कि फ़ोन एडिक्टेड हुए हुए, तो उसके लिए ये कि आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम कर लो। बिकॉज हम जितना स्क्रीन को देखते हैं ना, हम एक्साइटेड होते हैं, हमारे मतलब खुश हो रहे होते हैं, और जिस टाइम पर हम जितना ज़्यादा खुश होते हैं, तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन है डोपामीन, वो रिलीज़ हो जाता है, और वो जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब देखिए, तो नेचर इज़ अ स्लो प्रोसेस, नोट करें। अब अक्सर लोग जो फ़ोन एडिक्टेड हैं या गेम्स की तरफ ज़्यादातर एडिक्टेड हैं, वो बाहर जाके नेचर पे तंग होते हैं। क्यों? क्योंकि अब चिड़िया आएगी, वो कोई चीज़ देखेगी, वो खाएगी, वो घूमेगी, वो चींचे करेगी, तो वो ये है कि उस चीज़ को देख के वो बहुत आराम से ये प्रोसेस होगा। गेम्स में ये कि आप जल्दी जल्दी देखते, स्क्रॉलिंग जल्दी जल्दी कर रहे होते हो, तो इस टाइम पे नेचर को देखते हुए हमारा डोपामीन कम रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम तंग हो जाते हैं। तो फ़ोन एडिक्शन कभी ये है कि जिस टाइम पे हमारे पास फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हमारे पास डोपामीन की जो मतलब रिलीज़ करना था उसका, तो वो कम हो गया डोपामीन। तो उसकी वजह से हम बोर हो रहे थे, तंग हो रहे थे, लोग पागल हुए जा रहे थे कि इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो स्क्रीन टाइमिंग, अब मैंने अपने फ़ोन में ये किया हुआ है कि मेरे फ़ोन में ये एक है ऐप है, उसके अंदर देखा जाए तो मैं अगर 4 घंटे फ़ोन यूज़ करती हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन लॉक हो जाता है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए कि हम सब अपने फ़ोन को इसी तरह लॉक वगैरह रखते हैं, या ख़ुद को कंट्रोल करें, डाटा ऑफ कर दें, या इंटरनेट वाईफाई बंद करके अपने से दूर रख लें। इनफैक्ट रात के टाइम पे भी हम इस तरह कहते हैं ना, पिलो के पास रखते होते हैं, दूर दूर नहीं रखते, साइड टेबल पे भी नहीं रखते। तो फ़ोन को खुद से जितना दूर रखेंगे तो उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।